अभिषेक, निषाद, दिवांकर, पिंटू, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। और आप बताएंगे भाई ऑडियो वीडियो कैसी है, उसका हम रंगारंग कार्यक्रम करेंगे स्टार्ट। रजनीश, बसंत, अभिषेक, यत्न, कुणाल, निखिल, विक्रम, रविंद्रा कह रहे हैं ऑल गुड सर। चलो, तो सबका नाम लेना संभव नहीं है, आप सभी जानते हैं, तो सबको बहुत नमस्कार। सर्वर एरर क्यों बता रहा है? सर्वर एरर वाली समस्या जो है अभी कुछ काम चल रहा है, तो शायद अभी ठीक हो गया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। अगर किसी के मोबाइल में अभी भी समस्या है तो वो हो जाएगा आज शाम तक ना, इसके ऊपर काम चल रहा है, तो यू डोंट वरी। ठीक, टेक्निकल चीजें हैं, अपडेट चलता रहता है। मेरे खुद के मोबाइल में नहीं चल रहा था कल तो भाई, है ना। आप लोगों को तो बहुत कमेंट आ रहे हैं, कल शाम वाली क्लास में तो केवल 3-4 बच्चों के कमेंट आ रहे थे, उसके आधार पे हमने क्लास ली। अब तो सही चल रहा है, अपडेट कर दो। हाँ, कल आ रहा था एरर, आज तो नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, कल की क्लास में हमने आपको रिफ्लेक्शन परावर्तन बताए थे, और रिफ्लेक्शन परावर्तन के 2 नियम आपको लिखवाए गए। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से, देखो ये बेटा मेरे पास में फिर से मैं एक प्लेन मिरर ले रहा हूं, समतल दर्पण। ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, और ये बेटा इसका क्या होता है? नॉर्मल अभिलंब। ठीक है, इसे मैं लिख रहा हूं एन से। और आपको पता है कि प्लेन मिरर में या कोई सा भी मिरर हो कि लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। कल हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि आई और आर की वैल्यू सेम रहती है। अगर आई की वैल्यू 12 डिग्री है तो आर भी 12 ही होगा। ठीक, अब आप बड़े ध्यान समझना, ये बेटा मेरे पास में इंसिडेंट रे थी, आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक, हाँ, एनटीपीसी का तो डेट आ गया भाई, एनटीपीसी का पेपर तो बड़ा जल्दी है, तो हमने बहुत सारे टारगेटेड बैच एनटीपीसी के खत्म करा दिए हैं बच्चों को। तो ग्रुप डी का आपने चलो फिर भी टाइम से ले लिया है, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर भी अक्टूबर नवंबर के आसपास हो जाना चाहिए। ठीक है, ट्यूजडे क्लास की पीएनजी नहीं है, वो सब मिल जाएगी, हमने भेज दी है। अच्छा सर, यूट्यूब फॉर्मेट चलता है तो बहुत डाटा खर्च होता है। अभी एक्चुअली में एप्लीकेशन पे काम हो रहा है, तो शायद वो यूट्यूब का इंटरफेस यूज हो रहा होगा, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप कमेंट बाजी देखो कम करो, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आंसर देना। ऐसे 1 घंटे क्लास में 20 मिनट तो केवल आपके कमेंट पढ़ने में चले जाएंगे। तो बेटा जब हमने बचपन में, याद करो, जब कभी 5वीं 6ठी क्लास में रहे होंगे, तो समय आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि लाइट, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। लाइट तो हमेशा सीधी चलती है, लेकिन 10th वाले टीचर ने क्या बताया कि लाइट सीधी चलती तो है, लेकिन लाइट के सामने अगर कोई मिरर आ जाएगा, दर्पण, तो वो प्रकाश को परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो मैंने सोचा कि अगर यहां पर ये मिरर ना होता तो फिर लाइट रिफ्लेक्ट ही ना होती। अगर ये दर्पण यहां पर ना होता तो फिर क्या होता? आप कहते हैं अगर सर ये मिरर यहां पर ना होता तो लाइट सीधी सीधी निकल जाती। यानी कि लाइट को जो है इस वाले मार्ग को फॉलो करना चाहिए था, प्रकाश को जाना चाहिए था बेटा इस वाले मार्ग पे, ये पे, लेकिन मिरर की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट, परावर्तित हो गई। अब यानी कि लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लाइट जा ऐसे रही है, यानी कि लाइट अपने मार्ग से कुछ एंगल पर, कुछ कोण पर विचलित हो गई। इसे हम कहते हैं विचलन कोण, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो लाइट अपने मार्ग से कितना विचलित होती है दर्पण की वजह से, वो हम क्लास में निकालेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। कि लाइट के मार्ग में अगर कोई मिरर आ जाए तो लाइट अपने मार्ग से कितना विचलित होगी, ये मुझे निकालना है। ठीक है, इसे मैं विचलन कोण कह रहा हूं। अब दूसरी चीज, बेटा मैंने कहा कि लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट जो है टक्कर मारकर ऐसे चली गई, तो लाइट अपने मार्ग से इतने डेल्टा एंगल पर हो गई विचलित। अब मुझे डेल्टा जो है विचलन कोण, इसका मान निकालना है। इसके लिए थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो मैथ के टीचर ने आपको समझाया होगा, जो भी आपके मैथ के गुरुजी रहे होंगे, कि भाई अगर किसी लाइन पर 3 एंगल बन रहे हो, मान लो एंगल बन रहा है अल्फा, ये बन रहा है बीटा, ये बन रहा है गामा, तो अगर किसी लाइन पर 3 एंगल बन रहे हो या 2 बन रहे हो, तो एक लाइन पर जितने भी एंगल बने, 2 3 4 5 जितने बने, तो एक लाइन पर जितने भी कोण बनते हैं उन सबका जो योग है, उन सबका जो समय वो 180 डिग्री होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन पर बने कोणों का योग एक सीधी रेखा पर बने एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, भाई लाइट चलती है सीधी रेखा में, इस स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल हैं, आई, आर और डेल्टा, तो इन तीनों का सम भी कितना होगा? आप कहेंगे सर 180 डिग्री होगा। यानी जो एंगल आई है, एंगल आर है और एंगल डेल्टा, इनका सम भी 180 होगा, आई प्लस आर प्लस डेल्टा का। हमने कल पढ़ा था कि आई आर की वैल्यू तो हमेशा सेम होती है, तो आर की जगह भी मैं आई लिख सकता हूं, क्योंकि परावर्तन का नियम हमें बताता है कि आई आर का मान हमेशा हमेशा सेम होगा। तो आर की जगह मैंने आई लिख लिया, तो यहाँ पे बन गया 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180। तो विचलन कोण का मान आ गया 180 माइनस 2i। तो बेटा याद रखना कि जब आपको विचलन कोण निकालना हो तो विचलन कोण होता है 180 माइनस 2i, और यहाँ पे आई क्या आपको पता है कि आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो 180 माइनस 2i। दूसरी चीज, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो विचलन कोण है वो है 180 माइनस 2r। भाई आपको पता है कि आई आर की वैल्यू तो सेम ही होती है, आप 180 माइनस 2i कहो चाहे 180 माइनस 2r कहो, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा
अब तीसरी चीज, एक बात और देखना है यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये जो आपतित किरण इंसिडेंट रे, ये मिरर से जो एंगल बनाती है, कल मैंने आपको बताया था, सब ग्लांसिंग एंगल कहते हैं जी, ये हमारे पास ग्लांसिंग एंगल है। तो आई और जी का सम मैंने कल आपको बताया था कि आई और जी का सम 90 डिग्री होता है। तो यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूंगा तो 90 माइनस जी आएगा। तो इस 180 माइनस 2i में डेल्टा जो है 180 माइनस 2i, इसमें आई की वैल्यू पुट कर दो। तो आई की वैल्यू कितनी होती है 90 माइनस जी, इसे आप सोल्व करेंगे 180 दो के अंदर मल्टीप्लाई जाएगी 180 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2g, 180 से 180 कट गया, यानी विचलन कोण आ गया 2g के बराबर। यानी जो विचलन कोण है इसके आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए। तो अगर पेपर में आपको आई की वैल्यू दे रखी हो, इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बनाती है, तो आप निकालो 180 माइनस 2i से। अगर आपको दे रखा हो ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण, कि इंसिडेंट रे मिरर से कितना एंगल बनाती है, तो इस ग्लांसिंग एंगल विचलन कोण का डबल कर देंगे। तो अगर आप इस ग्लांसिंग एंगल छूते हुए कोण का डबल कर देंगे, आई प्लस आर प्लस डेल्टा का, हमने कल पढ़ा था कि आई आर की वैल्यू तो हमेशा सेम होती है, तो आर की जगह भी मैं आई लिख सकता हूं, क्योंकि परावर्तन का नियम हमें बताता है कि आई आर का मान हमेशा हमेशा सेम होगा। तो आर की जगह मैंने आई लिख लिया, तो यहाँ पे बन गया 2i प्लस डेल्टा इजकल टू 180। तो विचलन कोण का मान आ गया 180 माइनस 2i। तो बेटा याद रखना कि जब आपको विचलन कोण निकालना हो तो विचलन कोण होता है 180 माइनस 2i, और यहाँ पे आई क्या आपको पता है कि आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो 180 माइनस 2i। दूसरी चीज, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो विचलन कोण है वो है 180 माइनस 2r। भाई आपको पता है कि आई आर की वैल्यू तो सेम ही होती है, आप 180 माइनस 2i कहो चाहे 180 माइनस 2r कहो, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा। अब तीसरी चीज, एक बात और देखना है यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये जो आपतित किरण इंसिडेंट रे, ये मिरर से जो एंगल बनाती है, कल मैंने आपको बताया था, सब ग्लांसिंग एंगल कहते हैं जी, ये हमारे पास ग्लांसिंग एंगल है। तो आई और जी का सम मैंने कल आपको बताया था कि आई और जी का सम 90 डिग्री होता है। तो यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूंगा तो 90 माइनस जी आएगा। तो इस 180 माइनस 2i में डेल्टा जो है 180 माइनस 2i, इसमें आई की वैल्यू पुट कर दो। तो आई की वैल्यू कितनी होती है 90 माइनस जी, इसे आप सोल्व करेंगे 180 दो के अंदर मल्टीप्लाई जाएगी 180 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2g, 180 से 180 कट गया, यानी विचलन कोण आ गया 2g के बराबर। यानी जो विचलन कोण है इसके आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए। तो अगर पेपर में आपको आई की वैल्यू दे रखी हो, इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बनाती है, तो आप निकालो 180 माइनस 2i से। अगर आपको दे रखा हो ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण, कि इंसिडेंट रे मिरर से कितना एंगल बनाती है, तो इस ग्लांसिंग एंगल विचलन कोण का डबल कर देंगे। तो अगर आप इस ग्लांसिंग एंगल छूते हुए कोण का डबल कर देंगे तो विचलन कोण आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में जो विचलन कोण है डेल्टा, इसके हमारे पास में तीन फॉर्मूले बन गए। कौन कौन से मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर पेपर में आपसे विचलन कोण पूछा जाए, एक विचलन कोण का फॉर्मूला है ग्लांसिंग एंगल छूते हुए कोण का डबल, एक है 180 माइनस 2i और एक है 180 माइनस 2r। जब आई आर तो सेम ही होते हैं, तो जनरली या तो आपको विचलन कोण में इस वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी या इस वाले की। मैं क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखूंगा, उसमें तीन चार बातें पूछी जाएंगी, एक बार ये डायग्राम बना लो। ठीक है, देखो मैंने आपसे क्या कहा, अगर हम शुरुआत से एक बार दोबारा देखें कि मैंने कहा कि भाई मेरे पास में एक मिरर एक दर्पण है। तो कल हमने पढ़ा था क्लास में कि प्रकाश की किरण आई इंसिडेंट रे और ये टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई परावर्तित। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर मिरर है तो प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर ये मिरर ना होता तो क्या होता, आप कहते अगर सर ये मिरर ना होता तो लाइट सीधी सीधी निकल जाती, यानी लाइट को सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट दर्पण की वजह से परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यानी लाइट अपने मार्ग पर इतने एंगल पर हो गई विचलित, डेविएट हो गई। तो मुझे विचलन कोण निकालना है कि दर्पण की वजह से जो लाइट डेविएट होती है अपने मार्ग से जो विचलित होती है वो कितने एंगल पे होगी। तो विचलन कोण निकालना है, तो विचलन कोण का मैंने कहा कि फॉर्मूला 180 माइनस 2i है, एक है ग्लांसिंग एंगल का डबल, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन लिखेंगे आप समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा अब यहां देखते हैं, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं हिंदी इंग्लिश दोनों में, पहले हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी वाले बच्चे ज्यादा हैं क्योंकि इस बैच में। यदि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण की सतह से 15 डिग्री के कोण पर टकराती है तो परावर्तन कोण, विचलन कोण तथा ग्लांसिंग एंगल छूता हुआ कोण का मान बताइए। जो टाइम से क्लास में है और कल भी आए थे, ये क्वेश्चन उनसे है जो चलते फिरते क्लास में आ रहे हैं, उनमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह से 15 डिग्री का कोण बनाती है
ए रे ऑफ लाइट, इफ रे ऑफ लाइट incidents at an angle 15 degree with the plane mirror surface find angle of reflection comma angle of deviation and glancing एंगल। ठीक है, ये आपको बताना है। 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत सारे मेरे पास आंसर आ गए हैं। विशा, अमित, ऋषि, कु, रजनीश, स्वतंत्र यादव, प्रिंस, करण सिंह राजपूत, कबीर अग्रवाल, देवराज, जैक्स, सुभा, रघु, रोबिन कुछ लिख रहे हैं, फैजान हुसैन, ऋत्विक। देखो अब बेटा, मैंने आपसे कहा था कि जब भी पेपर में एंगल दे तो अपने मन से ये मत मानना है कि एंगल ये दे रखा है। तो एंगल देखो, आप समझो कि जो एंगल दे रखा है 15 डिग्री, दे क्या रखा है ये। अब सबसे ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, इसने कहा कि प्रकाश के किरण समतल दर्पण की सतह से 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो पहले आप समतल दर्पण बना लो, और प्रकाश की जो किरण है वो समतल दर्पण की सतह से। तो बेटा मैंने कल आपको बताया था कि अगर प्रकाश की जो किरण है समतल दर्पण की सतह से जो एंगल बनाएगी वो हमारा ग्लांसिंग एंगल होता है, छूता हुआ कोण। तो यहाँ पे जो 15 डिग्री है, ये ग्लांसिंग एंगल छूते हुए कोण की वैल्यू है 15 डिग्री। अच्छा, अगर ये 15 डिग्री है तो आपको पता है यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे। अगर ये 15 है तो आई की वैल्यू कितनी बनेगी, 75। अगर आई 75 है तो आर की वैल्यू भी कितनी बनेगी, 75 ही बनेगी। नहीं, जो एंगल आर होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे सर जो एंगल आर होगा उसकी वैल्यू आएगी 75 डिग्री। और आपको एक बात पता है कि अगर ग्लांसिंग एंगल 15 डिग्री है तो एंगल ऑफ डेविएशन छूता हुआ विचलन कोण इसका ठीक डबल होता है। तो यानी कि मेरे पास में जो विचलन कोण है उससे ठीक डबल होगा, यानी कि 30 डिग्री। तो जिस बच्चे ने आंसर लिखा है 75, 30, 15, उसका एकदम ठीक है, बाकी सबका गलत है। तो सबसे पहले आपको लिखा होना चाहिए 75, फिर होना चाहिए 30 डिग्री, फिर 15। फिर आप एक बार बताओ, बस आप जिस बच्चे ने 15 डिग्री को सही से पकड़ लिया कि 15 डिग्री है क्या, जो बच्चा इस 15 डिग्री को आई समझेगा उसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो इस 15 डिग्री को आई मान लेगा, भाई मैंने कल भी आपसे बताया था कि जब भी पेपर में एंगल दे तो उसे आपको आई नहीं मानना भाई, वो एंगल जो दे रखा है वो मानना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इसे मान ले रहे हैं कि 15 डिग्री कोण पे टकरा रही है, इस आई की वैल्यू 15 मान रहे हैं, वो आर भी 15 लिख दे रहे हैं। भाई मैंने एक चीज बताओ, मैंने कल आपसे क्या बोला था कि प्रकाश की जो किरण है अगर पेपर में कहे कि दर्पण से एंगल बना रही है तो दर्पण से जो एंगल बनता है मिरर से वो ग्लांसिंग एंगल होता है। अगर ये 15 डिग्री है तो ये टोटल बनता है 90, तो आई की जो वैल्यू होगी फिर 75 डिग्री होगी। अगर आई 75 है तो आर भी कितना होगा, 75 डिग्री होगा। अगर ये 15 है तो इसका ठीक डबल वो हो जाएगा, हमारा विचलन कोण तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? अरे है ना सर, मैं 10 मिनट आ पाया है, ऐप सही से काम नहीं कर रहा। सबका सही से काम कर रहा है, टाइम चेंज कर दीजिए 9 से, नहीं 8 बजे क्लास चलेगी। कल की क्लास में बताई थी ये बातें। देखो जो बात मैंने एक बार क्लास में बता दी, ध्यान समझना, फिर उसके बाद भी आप गलत कर रहे हो, फिर वो आपके एंड से गलती है। जब तक मैंने कोई चीज नहीं बताई आप उसका आंसर सही भी दे सकते हैं, गलत भी दे सकते हैं। उससे मैं केवल ये आइडिया लगाता हूं कि आपको पहले से कितनी बातें पता है, लेकिन बताने के बाद आप गलत कर रहे हो तो आप समझो कि बाकी सारे बच्चे तो ठीक कर रहे हैं। इन्हीं बच्चों से आपका कंपटीशन होना है। वही बात सुन के 90 बच्चे सही कर रहे हैं, वही बात सुन के 10 बच्चे गलत कर रहे हैं। तो यानी कि वो 10 बच्चे कंपटीशन में पिछड़ते जा रहे हैं, वो इस क्लास में ही कंपटीशन में पीछे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बैठेंगे तो उनका क्या होगा। तो एक तो ना कान खोल के सुना करो एक्टिव मोड में। और मैंने कहा था पहले दिन ही कि हाथ में कॉपी ले लिया करो, जो टीचर बोले साथ साथ लिखा करो उसे। मोबाइल चला के नहीं बैठना। कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा है कि मोबाइल चला के बैठ के टांग टांग रख के, कुछ नहीं होगा। जिसने संघर्ष किया, मेहनत किया भैया, उसे ही सफलता मिलेगी, वही उसे एंजॉय करेगा। गलत बिल्कुल एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जरा सा भी बताने के बाद। आया समझ में? चलो एक और पूछ रहा हूं मैं, थोड़ा सा तुम्हारा सम्मान रखने के लिए, मन नहीं है मेरा, क्योंकि तुम्हें एक बार जो चीज बता दी टीचर से पहले आपको करना है। आप भाई यंग हो, जवान हो, आपको दिमाग हमारे से तेज काम करना चाहिए कैलकुलेशन वगैरह में। यहाँ देखो, ये हमारे पास में एक प्लेन मिरर है। उसने कहा कि जैसे चित्र में दिखाया गया है, एक प्रकाश की जो किरण है वो इस मिरर के अभिलंब के साथ में 12.5 डिग्री के कोण पर टकराती है, 12.5 डिग्री के कोण पर। तो आपको इसमें 2-3 बातें बतानी है। तो इसने चित्र दे रखा है कि जैसे चित्र में दिखाया गया है, प्रकाश के किरण दर्पण के अभिलंब के साथ में टकराती है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि एंगल आर क्या होगा, विचलन कोण का मान क्या होगा, ग्लांसिंग एंगल क्या होगा, और एंगल आई की वैल्यू क्या होगी। एक ही कमेंट में चारों के आंसर लिखेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। क्लास में कल की क्लास पहले रामेश्वर देख कर आओ। कल की क्लास नहीं देखोगे तो आज की क्लास में दिक्कत आएगी।
क्योंकि इसका हमने बेसिक बातें जो हैं वो कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब तो उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम। ये क्वेश्चन जो है इसका फोटो बनाया उसने पेपर में और कहा कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ऐसे प्रकाश की किरण टकराती है, तो आपको 4 बातें बतानी है। देवराज कुमार का एक आंसर हमारे पास आया, खाली कोमल अलग अलग लिख दो आंसर। कबीर, देखो बेटा सबसे पहले देखो, इस बार जो है ना ये प्रकाश की किरण जो है ये दर्पण से एंगल नहीं बना रही, इस बार प्रकाश की किरण नॉर्मल अभिलंब के साथ एंगल बना रही है। तो नॉर्मल से जो एंगल बनता है तो आई की वैल्यू होती है, यानी कि आई की वैल्यू कितनी होगी 12.5 डिग्री। अगर आई की वैल्यू 12.5 है तो हमें पता है कि जो आई की वैल्यू होती है वही किसकी होती है, आर की भी होती है। तो आर भी 12.5 डिग्री होगा, 12.5 डिग्री, ठीक है। दूसरा, अगर ये 12.5 डिग्री है तो यहाँ पे देखना ये कितना बचेगा मेरे पास, ये आप कहेंगे सर ये बचेगा 77, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो ग्लांसिंग एंगल है वो हो जाएगा 77.5, और ग्लांसिंग एंगल का जो डबल होता है, छूते हुए कोण का जो डबल होता है वो तो विचलन कोण 77.5 का डबल करेंगे तो 150, 155। जिन बच्चे का आंसर ये आया है 12.5, 155, 77 और 12.5, उनका एकदम ठीक है। जैसे मुझे विशाखा को ठीक दिख रहा है, विपुल का सही दिखाई दे रहा है, वसंत ने 3 क्वेश्चन के आंसर दिए, अंकित लोधी ने 1 का ही लिखा है, अनिल भी 3 का लिख रहे हैं। अनिल भाई 78, 12, 160 कैसे आया तेरा? चलो सब कुछ छोड़ो, पहले इस अनिल भाई से बात की जाए। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया तुमने जो 78, 12, 160 आंसर आया आपका? पूरी क्लास में तो कुछ और बता रहे बच्चे। भाई ये फॉर्मूले ने बेटा अपने घर में नहीं बनाने, जो फॉर्मूले हमने बताए उनका यूज करना है, जो आपने अपने घर में बनाए हैं बैठकर। जो रिसर्च पेपर आपने रिसर्च पेपर अभी आपने जो पब्लिश कराने के लिए तैयार बैठे हो, उन्हें अपने घर में रखो, उन्हें ग्रुप डी के पेपर के बाद यूज करना, या जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसके बाद। अभी घर वाले पेपर को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लेके आना, जो हमने बताया उसको ध्यान दो। ये इंसिडेंट है, नॉर्मल से एंगल बनाएगी वो आई होता है, तो आई की वैल्यू कितनी 12.5, तो जो आई होगा वही आर भी होगा 12.5। अगर आई की वैल्यू 12.5 है तो ग्लांसिंग एंगल क्या होगा, ये टोटल होता है 90, तो 12.5 गया तो कितना बचेगा 77, और इसका ठीक डबल जो होता है वो तो विचलन कोण 155। समझ गए? कुछ बच्चे क्या करते हैं अपने घर में नए नए फॉर्मूले बना रहे होते हैं और इतना बड़ा गट्ठर बना लेंगे कि इन्हें हम पब्लिश कराएंगे, तो नौकरी लगने का पब्लिश कराना। मोहम्मद सबीर खान जी 4 क्वेश्चन पूछे हमने, आप 1 आंसर दे रहे हो। मैंने कहा था एक ही कमेंट में चारों के आंसर लिखने हैं। हाँ, एक शिवम कुमार ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। कल बेटा मैंने आपको नॉर्मल, ये कल मैंने आपको एक बताया था नॉर्मल इंसिडेंस, लंबवत आपतन, ये मेरे दिमाग से निकलने वाला था, इस बच्चे ने पूछ लिया, थैंक यू बोलो इसे। लंबवत आपतन जब मैंने कल आपको बताया था तो जो बच्चे कल की क्लास में आए होंगे वो तो समझ जाएंगे, बाकी से तब क्या ही कहें। अब देखो, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी प्रकाश की जो किरण है वो मिरर पर 90 डिग्री के एंगल पे टकराए, 90 डिग्री के एंगल पे, तो मैंने आपसे बोला था बेटा कि अगर प्रकाश की किरण कभी मिरर से 90 डिग्री के एंगल पे टकराए तो मिरर से बनने वाला एंगल, प्रकाश की किरण ने मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो जो एंगल मिरर से बनता है वो तो ग्लांसिंग एंगल होता है, तो ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 90 डिग्री। तो मैंने कहा था अगर जी की वैल्यू 90 डिग्री तो आई 0 होगा, आर भी 0 होगा, यानी लाइट जिस पाथ पर आई है उसी पाथ पर चली जाएगी। तो अगर इस नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस में, यहां तक की बात हम कल डिस्कस कर चुके हैं, अगर पेपर में आपसे कहे कि प्रकाश की किरण मिरर पर 90 डिग्री का एंगल, दर्पण से 90 डिग्री के एंगल पर टकराती है, इस वाले कोण में, इस वाले केस में विचलन कोण का मान कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? कुणाल कुमार कह रहे मेरा सब सही था, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बेटा इस वाले केस में अगर आपसे कोई विचलन कोण पूछे तो आप क्या बताएंगे, 180 डिग्री होगा। भाई विचलन कोण क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल का डबल होता है ना, तो ग्लांसिंग एंगल कितना है 90, तो 90 का डबल कर देंगे तो 180 आएगा। भाई आप एक चीज बताओ, लाइट जिस पाथ पे गई है टक्कर मारकर उसी पाथ पे लौटाई, तो उसी पाथ पे लौटाना, इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का है। हम कहते हैं ना कि भाई एक बंदा गया और 180 डिग्री का टर्न लिया, यानी कि एग्जैक्ट उसी पाथ पर लौटाया, तो यहाँ पे जो विचलन कोण का मान है वो 180 डिग्री है। तो नॉर्मल इंसिडेंस के सारे केस याद रखेंगे। ये लंबवत आपतन टीचर का फेवरेट होता है पेपर में। और उसी पाथ पर चली जाएगी। तो अगर इस नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस में, यहां तक की बात हम कल डिस्कस कर चुके हैं, अगर पेपर में आपसे कहे कि प्रकाश की किरण मिरर पर 90 डिग्री का एंगल, दर्पण से 90 डिग्री के एंगल पर टकराती है, इस वाले कोण में, इस वाले केस में विचलन कोण का मान कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? कुणाल कुमार कह रहे मेरा सब सही था, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बेटा इस वाले केस में अगर आपसे कोई विचलन कोण पूछे तो आप क्या बताएंगे, 180 डिग्री होगा। भाई विचलन कोण क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल का डबल होता है ना, तो ग्लांसिंग एंगल कितना है 90, तो 90 का डबल कर देंगे तो 180 आएगा। भाई आप एक चीज बताओ, लाइट जिस पाथ पे गई है टक्कर मारकर उसी पाथ पे लौटाई, तो उसी पाथ पे लौटाना, इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का है। हम कहते हैं ना कि भाई एक बंदा गया और 180 डिग्री का टर्न लिया, यानी कि एग्जैक्ट उसी पाथ पर लौटाया, तो यहाँ पे जो विचलन कोण का मान है वो 180 डिग्री है। तो नॉर्मल इंसिडेंस के सारे केस याद रखेंगे। ये लंबवत आपतन टीचर का फेवरेट होता है पेपर में, जब प्रकाश की किरण
किसी मिरर पर 90 डिग्री के एंगल पर टकराएगी तो 90 डिग्री जी की वैल्यू है, ना कि आई की। जी की वैल्यू 90, आई 0, तो आर भी 0, और विचलन कोण पूछ ले तो 180। इस चारों केस याद रखेंगे। पिंटू कह रहा मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बनते, कोई बात नहीं भाई, जिससे बनेंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या करें, नहीं बन रहे तो बनाओ, अब कोई अलग से तो तुम्हें हम बता नहीं रहे हैं। जो शब्द हम इस क्लास में बोल रहे हैं सब बच्चों तक वही शब्द पहुंच रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि फिल्टर हो गया हो रहा है कि पिंटू के पास शब्द कम पहुंच रहे हो, बाकी पंकज कुमार जी के पास, नीतीश कुमार के पास, मिश्रिया, स्नेहा, आर्या, इनके पास अलग शब्द पहुंच रहे हो। ऐसा तो नहीं है, सब बच्चों के पास बराबर शब्द पहुंच रहे हैं। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना सीरियसली पढ़ते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये बेटा मेरे पास में एक मिरर है, इसका नाम है एक्स वाई, ठीक, और इसके ऊपर जो मैं क्लास में बता दूंगा, देखो आपको बस केवल ये करना है, जो मैं क्लास में बता दूंगा, जो आपने अपनी कॉपी पर लिखा है, बस उसे किसी तरीके से समझ लो, रट लो, समझ के जो भी आपको याद करना है उतने का कंटेंट को कर लो। उससे बाहर एक शब्द नहीं पढ़ना, ना एक शब्द पेपर में आएगा उससे बाहर। तो जो हमने बोर्ड पे पढ़ा दिया, जो क्लास में पढ़ा दिया, बस उसे आपको क्लियर करना है। खुद से समझ में आए बहुत अच्छा है, कोई दोस्त की हेल्प ले लो, ग्रुप स्टडी कर लो, किसी की हेल्प लेके समझ लो, जो साइंस वाला बच्चा हो उससे पढ़ लो, अगर कोई कमजोर है मान लो, या 2 बार क्लास देख के कर लो, बस उतना आपको क्लियर करना है, कुछ और करना ही नहीं है। ठीक है, आगे बच्चे देखना, ये बेटा हमारे पास में एक प्रकाश की किरण आई, ये आई इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, अरे ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई, और आपको पता है कि आई आर की वैल्यू तो सेम ही होती है। अगर मैं यहाँ पे भी आई लिख लूं तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई और आर तो सेम होता है। अब देखो मैं क्लास में क्या करने वाला हूं, यहाँ ध्यान देना। अभी मेरे पास बेटा जो मिरर है ये, इसके ऊपर मैंने कहा एक बच्चे से कि भैया यहाँ पे आप टॉर्च जलाओ, उसने लाइट छोड़ी, ये टक्कर मार के लाइट ऐसे वापस आ रही है। अब मैंने उससे कहा कि ये जो इंसिडेंट रे है इसे आप फिक्स कर लो, यानी जिस बच्चे ने यहां से लाइट छोड़ रहा है उसे अपना हाथ हिलाना नहीं है, उसे लाइट छोड़नी है, बिल्कुल हाथ को अपने फिक्स रखना है। तो ये इंसिडेंट रे को हम फिक्स कर रहे हैं, ये लाइट टकराई और टकरा के यहां पे हो गई परावर्तित। तो मैं इस आपतित किरण को, इंसिडेंट रे को जो हम छोड़ते हैं फिक्स कर लिया जाए, और इस मिरर को मैं घुमा दूं, इस मिरर को अगर मैं थीटा एंगल पे घुमा दूं, मान ले कि भाई हमारे पास में जो मिरर है ये जहां पर पहले था उसे थीटा कोण पर घुमा दिया। बेटा जैसे मिरर को मैं थीटा कोण पर घुमाऊंगा ना, तो साथ में नॉर्मल भी घूम जाएगा, अभिलंब। मान लो कि नॉर्मल का नाम हो गया एन डैश, मिरर एक्स वाई था, ये हो गया एक्स डैश वाई डैश। तो जैसे मिरर को थीटा एंगल पे घुमाऊंगा तो बेटा साथ में नॉर्मल भी थीटा एंगल पे ही घूम जाएगा। क्यों भाई, नॉर्मल तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है, नॉर्मल जो है वो हमेशा मिरर से 90 डिग्री के एंगल पे होगा। तो अगर मिरर थीटा एंगल आगे बढ़ेगा तो नॉर्मल भी थीटा ही आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, साथ में बेटा रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण भी घूम जाएगी। तो पेपर में आपसे यही पूछेगा, अब ध्यान सुनना, इसे प्रूफ भी करा दूंगा मैं, पहले समझो पेपर में पूछेगा क्या। एग्जाम में आपसे कहेगा अगर हम किसी समतल दर्पण को, प्लेन मिरर को थीटा एंगल पर घुमा दें तो नॉर्मल अभिलंब कितने एंगल पे घूमेगा, थीटा पे। लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कितने पे घूमेगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये घूमती है 2 थीटा एंगल पे। यानी आपको बस ये ध्यान रखना है कि पेपर में जिस कोण पर दर्पण घुमाएगा उससे डबल एंगल पर परावर्तित किरण घूमेगी। तो पेपर में कह देगा मिरर घुमाया 3.5 डिग्री पर, तो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण घूमेगी 7 पर, इसे घुमाएंगे 5 पर, घूमेगी 10 पर, ये 15 पे घूमेगी 30 पर। तो जिस एंगल पर दर्पण घुमाया जाए उसे ठीक डबल एंगल पर परावर्तित किरण घूम जाती है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास में, मैं इसे लिख देता हूं एक बार, अगर आप कहोगे तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा, वो आपकी मर्जी है कि आपको प्रूफ देखना है कि नहीं देखना है, बता देना। बाकी मैं इसका पहला आंसर लिखवा देता हूं, यदि आपतित किरण को, यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, स्थिर रखते हुए समतल दर्पण को, समतल दर्पण को थीटा कोण पर, थीटा कोण पर घुमाया जाए, घुमाया जाए तो, समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो अभिलंब भी, अभिलंब भी थीटा कोण पर, थीटा कोण पर घूम जाता है, जबकि, जबकि, जबकि परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूमती है, जबकि परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूमती है। ठीक है, 2 थीटा कोण पर। अच्छा दूसरी चीज, इस बात को हम यहां पर इंग्लिश लिखेंगे, इफ
इफ कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, इंसिडेंट रे फिक्स्ड, इफ कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, प्लेन मिरर is rotated by an angle theta, by an angle theta, comma, normal also rotates by an angle theta while reflected ray rotates by an angle टू थीटा। तो दर्पण को अगर हम थीटा एंगल पर घुमाएंगे तो नॉर्मल अभिलंब भी, नॉर्मल ऑल्सो रोटेट्स बाय एंगल थीटा, और ये आपको ध्यान रखना है। तो पेपर में आपको थीटा टू थीटा ना देखकर सीधा बोलेगा ये 3 डिग्री पे घुमाएंगे, ये घूमेगी 4 पर, ये 5 पर, तो ये 10 पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना फिर इसका आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है, पेपर में उसने कहा यदि एक दर्पण को घुमाने से, ध्यान सुनना, यदि एक दर्पण को घुमाने से परावर्तित किरण 14 डिग्री के एंगल पर घूम जाती है, यदि एक दर्पण को घुमाने से परावर्तित किरण 14 डिग्री के एंगल पर घूम जाती है, तो दर्पण किस कोण पर घुमाया गया होगा? तो मिरर को किस एंगल पर आपने रोटेट किया होगा, ये बताओ। बहुत बढ़िया, 60 डिग्री वालों का सही है। जो लिख रहे 14 का दूनी 28, उनका गलत है। बेटा मैंने सर क्वेश्चन उल्टा पूछा, मैंने कहा कि अगर ये रिफ्लेक्टेड रे 14 डिग्री पर घूम गई है तो मिरर कितने में घुमाया होगा? 7 पर। भाई मिरर 7 पर घुमाओगे तभी तो रिफ्लेक्टेड रे 14 पर घूमेगी। तो मैंने उल्टा पूछ लिया। मैंने अगर आपसे कहता कि मिरर को 7 डिग्री पे घुमाया, तो मिरर को जिस भी एंगल पे घुमाते हैं रिफ्लेक्टेड रे उससे डबल पे घूमती है। अगर मैं आपसे कहता कि मिरर को घुमाया 7 पर तो रिफ्लेक्टेड रे कितने में घूमेगी? 14 पर। मैंने क्या पूछा? अगर रिफ्लेक्टेड रे 14 पर घूमी है तो मिरर कितने पर घुमाया गया होगा? 7 पर। तो 7 वालों का एकदम सही है, बहुत बढ़िया। पूरी क्लास का 7 आया, केवल एक बच्चा किसी का 28 देखा था मैंने बीच में, ठीक है। हमें कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक, भाई एक तो ना तुम तो बड़े बेसब्रे हो, प्रिज्म से क्वेश्चन आता है क्या, ब्लैक कब दिखेगा, नीला कब दिखेगा, सब आएंगे चीजें। सिलेबस खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया क्या? जो पढ़ाया जा रहा है उसे नहीं पढ़ेंगे, फिर 4 दिन बाद इनसे में डाउट पूछेंगे। सुरेंद्र सिंह का और एक बच्चे का और किसी का गलत है ये, बाकी सबका ठीक है। अंजलि कुमारी, ललित, उमा भारती, सबका ठीक, बाकी का। चलो अब यहाँ पे आते हैं। अब बेटा हमारे पास में दोबारा समझेंगे, एक बार मैं कल से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं जो काम की बातें हैं। कल की क्लास हमने स्टार्ट किया कि ऑप्टिक्स चैप्टर में प्रकाशिकी में किसी भी पदार्थ को या तो हम लुमिनियस प्रदीप्त वस्तु कहेंगे या नॉन लुमिनियस अप्रदीप्त कहेंगे। तो लुमिनियस वस्तु वो होती है जिनके पास खुद का प्रकाश हो, जैसे कि तारे, जैसे कि सूर्य, बल्ब, जैसे कि फायरफ्लाई, पटबीजना, जो खुद से प्रकाश फेंकते हैं, जुगनू वगैरह, ये सब लुमिनियस में आते हैं। लेकिन जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट, परावर्तित करते हैं, वो नॉन लुमिनियस में आते हैं, जैसे कि दीवार हो गया, मिरर हो गया, ये सब नॉन लुमिनियस है जो प्रकाश को परावर्तित करें। फिर मैंने कहा कि परावर्तित जब प्रकाश की किरणें होंगी तो 2 नियम हमने पढ़े कि आने वाली किरण, आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में होते हैं और आई आर की वैल्यू हमेशा सेम होती है, चाहे समतल दर्पण हो, अवतल हो, उत्तल हो, सब तरह के दर्पण पे आई आर की वैल्यू सेम होगी। फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि अगर कोई आपसे कहे कि लाइट अगर मिरर पे 90 डिग्री के एंगल पर टकराए तो उसी पाथ पर लौट आएगी, और मिरर से अगर एंगल बन रहा है तो ग्लांसिंग एंगल होगा, वो आई नहीं होगा, वो जी होगा। तो दर्पण से बनने वाला एंगल जी होता है। फिर हमने आपको बताया क्लास के अंदर कि एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण जो होता है डेल्टा, वो ग्लांसिंग एंगल का डबल होता है। इसके अलावा हमने बताया कि मिरर घुमाएंगे 3 डिग्री पर, रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी 6 पर। तो इस तरह की जो हमने बातें हैं वो हमने क्लास में की, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। मून हमने बताया था आपको नॉन लुमिनियस में आएगा, प्लैनेट्स भी नॉन लुमिनियस में आएंगे, सारी बातें। अब बेटा मेरे पास में जो प्लेन मिरर है इसकी आपको 2 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी आपको और ध्यान रखनी है। यहाँ देखो, अगर मेरे पास में 2 प्लेन मिरर, ये 2 केस पढ़ेंगे हम, 2 स्पेशल केस हैं। अगर 2 प्लेन मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हों, ये 2 प्लेन मिरर लिए मैंने, ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं। बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा। अब मान लो आपने किसी मिरर पे प्रकाशीय किरण छोड़ी, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, ये इस पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण हो गई। और आप एक चीज समझ रहे हो, अगर मैं इस वाले केवल मिरर की बात करूं तो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन इस वाले मिरर के लिए तो इंसिडेंट है नहीं, भाई इस वाले टकरा रही है, तो इस वाले मिरर के लिए देखी जाए तो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे इस वाले मिरर के हिसाब से। तो ये वाले मिरर के लिए आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, लेकिन इस वाले मिरर पर तो आके टकरा रही है, आपतित होगी, और फिर टकराने के बाद एक फाइनली रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलेगी। तो जो 2 मिरर हो तो जो फाइनली बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे।
इमरजेंट रे। अगर एक से ज्यादा मिरर हैं तो जो रे फाइनली बाहर निकलेगी उसे हम कहेंगे निर्गत किरण। अब तो आप यहां पे एक बड़े ध्यान से एक चीज देखना, अगर मेरे पास में दो प्लेन मिरर हैं और वो दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, दो मिरर मेरे पास में 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो यहां पे हमने खास बात क्या देखी कि जो मैंने प्रकाशीय किरण छोड़ी थी, जो आपतित किरण थी, इंसिडेंट रे, ये आपतित जो मैंने छोड़ी है फिर टक्कर टुक्कर मार मुड़ के बाहर निकली, ये इमरजेंट रे है। तो जो मैंने छोड़ी थी और जो बाहर निकली ये आपस में कैसे दिख रही है आपको, पैरेलल समानांतर दिख रही है एक दूसरे के। तो पेपर में पूछता है कि दो मिरर किस कोण पर रखूं, दो दर्पण किस एंगल पर रखे जाएं कि जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है वो एक दूसरे के समानांतर दिखाई दें। तो हम बोलेंगे कि अगर हम दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे, दो मिरर अगर 90 डिग्री के कोण पर होंगे तो आने वाली रे और फाइनली बाहर निकलने वाली जो रे है उन वो एक दूसरे के पैरेलल समानांतर बनेंगी। तो यहां पे लिखेंगे यदि यदि दो दर्पणों के बीच का कोण, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो निर्गत किरण और आपतित किरण एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे इफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स is 90 degree, then emergent ray becomes parallel to incident ray। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दो दर्पणों के बीच में कोण 30 होना चाहिए कि 60 की 45 की 90, यही ऑप्शन मिलेंगे 30 45 60 90। दो मिरर के बीच में कौन सा कोण हो 30 60 45 90 में कि जो इमरजेंट रे है, जो निर्गत किरण है, वो जो रे आपने छोड़ी थी, जो इंसिडेंट रे थी उसके पैरेलल, उसके समानांतर निकले, तो हम बोलेंगे कि 90 डिग्री का कोण होगा। तो आने वाली और जाने वाली, आई गई आने वाली जाने वाली दोनों एक दूसरे के पैरेलल समानांतर होंगी और इनके बीच का एंगल हो 90 डिग्री। ऐसे एक स्पेशल केस अभी हम और पढ़ाएंगे आपको, पहले एक बार इसे उतार लो। मतलब जो बच्चा मेरे साथ साथ लिखेगा वही फिजिक्स समझ पाएगा, वही पेपर में कंफर्टेबल फील करेगा, वही क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड के अंदर बनाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही वही जो हमने क्लास में डिस्कस किया है। तो इसका मतलब है कि क्लास में पढ़ी हुई चीज तो आप देखते समझ जाओगे कितने में करना है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं केस सेकंड पे। अगर दो मिरर बेटा 60 डिग्री के एंगल पे हो तो ध्यान समझना, 90 डिग्री वाले में 60 डिग्री वाले में हल्का सा फर्क है। अगर दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हैं, ये मान लो कि मेरे पास में दो मिरर हैं 60 डिग्री के एंगल पे, ये मिरर है M1, ये M2। अब देखो यहां पे क्या होता है, अगर दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हो, यहां पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो ये बेटा मेरे पास जो मिरर M1 है, अगर मैं इसके पैरेलल एक प्रकाशीय किरण छोड़ दूं, मिरर M1 के पैरेलल एक मैंने प्रकाशीय किरण छोड़ दी, ये इंसिडेंट रे है। यहां देखो इंसिडेंट रे बेटा मैंने कैसे छोड़ी, ध्यान सुनना सही बच्चे। तो मिरर अगर 60 डिग्री के एंगल पे हो तो आप किसी भी एक दर्पण के पैरेलल प्रकाशीय किरण छोड़ दो, जैसे मैंने M1 के पैरेलल छोड़ दी, आप चाहो तो इसके पैरेलल भी छोड़ सकते हैं। तो अगर दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हैं और आप किसी एक मिरर के पैरेलल प्रकाशीय किरण छोड़ेंगे तो देखो क्या होगा। देखो ये मेरे पास में ये रे इस पे गई तो यहां पर टकराने के बाद में यहां पर टकराएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, रे के फाइनली बाहर निकलेगी, इसमें कहूंगा इमरजेंट रे निर्गत किरण। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। अगर दो मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो तो अब किसी एक मिरर के पैरेलल रे छोड़ो, मैंने M1 के पैरेलल रे छोड़ी, लेकिन जो रे फाइनली बाहर निकली वो दूसरे वाले मिरर के पैरेलल निकली, यानी मैं एक दर्पण के रे पैरेलल छोड़ रहा हूं, लेकिन जब बाहर निकलेगी तो दूसरे वाले के पैरेलल बाहर निकले, तो दोनों मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि दो मिरर किस कोण पर रखे जाएं, दो मिरर किस एंगल पर रखे जाएं कि मैं किसी एक मिरर के पैरेलल रे छोड़ रहा हूं, ये वाला मिरर के पैरेलल मैंने रे छोड़ी समानांतर, तो किसी अब मैंने रे तो छोड़ी थी इस वाले मिरर के पैरेलल, लेकिन ये टक्कर मार के जब बाहर निकली तो दूसरे वाले के पैरेलल निकली, यानी रे छोड़ी मैंने M1 के पैरेलल, लेकिन जो इमरजेंट रे निर्गत किरण बाहर निकली वो दूसरे वाले मिरर के पैरेलल बाहर निकली। तो देखो दोनों में फर्क है। इसमें क्या था 90 डिग्री वाले में, वो आपसे कहेगा कि जो इंसिडेंट रे आपने छोड़ी और जो इमरजेंट रे आपतित किरण निर्गत किरण एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इंसिडेंट रे इमरजेंट रे पैरेलल हो तो 90 डिग्री, लेकिन एक मिरर के पैरेलल रे छोड़ रहे हैं पर जो बाहर निकल रही है तो दूसरे दर्पण के पैरेलल निकल रही है, तो एंगल होना चाहिए 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, पहले लिख लो फिर समझ में आ जाएगा आपके लिखने के बाद। यदि दो दर्पणों के बीच का कोण
60 डिग्री हो और और आपतित किरण किसी किसी एक दर्पण के समांतर हो तो निर्गत किरण दूसरे दर्पण के समांतर होगी। बात समझ रहे हो? जब बच्चों ने हल्का सा फर्क है, दोनों समझ नहीं पाते वो। मैंने कहा कि एक दर्पण के पैरेलल प्रकाश की किरण है और जो निर्गत किरण निकलेगी वो दूसरे के समानांतर निकले, यानी इंसिडेंट रे इस वाले मिरर के पैरेलल थी, इसमें टक्कर मार के जो फाइनली बाहर निकली वो दूसरे वाले मिरर के निकली, तो 60 डिग्री का एंगल। अगर वो केवल सिंपल ये पूछे कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे आपस में पैरेलल, तो छोड़ी गई जो फाइनली बाहर निकली आपस में पैरेलल, तो 90 डिग्री का एंगल। अगर वो थोड़ा सा बोल दे कि एक मिरर के रे पैरेलल छोड़ी, बाहर निकलते समय दूसरे मिरर के पैरेलल, यहां पे तो इंसिडेंट रे इमरजेंट रे आपस में पैरेलल है, यहां पे क्या है 60 वाले इंग्लिश में गई जो फाइनली बाहर निकली आपस में पैरेलल, तो 90 डिग्री का एंगल। अगर वो थोड़ा सा बोल दे कि एक मिरर के पैरेलल छोड़ी, बाहर निकलते समय दूसरे मिरर के पैरेलल, यहां पे तो इंसिडेंट रे इमरजेंट रे आपस में पैरेलल है, यहां पे क्या है 60 वाले में कि एक मिरर के पैरेलल छोड़िए पैरेलल, वो दूसरे मिरर के पैरेलल बाहर निकल रही है, तो एंगल होना चाहिए 60 डिग्री का। तो आप लिखेंगे इंग्लिश में इफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 60 डिग्री and incident ray is parallel to one of the mirrors, then emergent ray will be parallel to another mirror। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सुनकर बताना है कि ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा 60 डिग्री वाला पूछा कि 90 डिग्री वाला पूछा, ठीक है? अब समझो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अब आपको बताना कि 60 डिग्री वाला क्वेश्चन पूछा कि 90 वाला, दो मिरर किस एंगल पर रखे जाएं, दो मिरर के बीच में क्या कोण होना चाहिए कि जो निर्गत किरण है, जो इमरजेंट रे है, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो। दो मिरर किस एंगल पर रखूं कि इमरजेंट रे, निर्गत किरण इंसिडेंट रे के पैरेलल हो। एक बच्चा कह रहा है कि जय भीम सर, मैं राजनीतिक विज्ञान से हूं, बीइंग साइंस टीचर, आप साइंस को मानते हैं कि भगवान को? देखो, एक इस बारे में मुझे एक बड़ा अच्छा हमारे टीचर ने बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, डीयू में, तो हमारे प्रोफेसर ने एक दिन हमारे से बोला कि जब बंदा ना नया नया साइंस पढ़ना शुरू करता है, मतलब बीएससी एमएससी टाइप का कर रहा होता है, अभी शुरुआती दौर में होता है, तो भगवान को मानना बंद कर देता है वो, कहता है साइंस से सब कुछ है, तो उसे नॉलेज कम होती है। जो बहुत ज्यादा डिटेल में फिजिक्स पढ़ लेता है, वो रिसर्च करता है, बहुत अंदर गहराई में जाता है, तो फिर वो वापस से आस्तिक हो जाता है, फिर वो समझता है कि भाई ये सारा इतना चीजें जो है ये तो कोई अलग ही शक्ति है जो चला रही है। सारा गेम जो है वो ये है कि आपको नॉलेज कितनी है। जो व्यक्ति 2-3 किताबें पढ़ लेता है वो अपने आपको भगवान से ऊपर समझने लगता है। अल्प ज्ञानी जो होता है, जो परम ज्ञान का भंडार होता है, वो कभी क्वेश्चन नहीं करता। अब आप देख लो कि आपको अल्प ज्ञान है कि आप परम ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, है ना? अब जितने बच्चे 90 डिग्री लिख रहे हैं उन सबका ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आपसे पेपर में पूछे कि दो मिरर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए कि इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो, तो 90 डिग्री। वही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता कि दो मिरर किस एंगल पर रखूं कि मैं रे को एक दर्पण के पैरेलल छोड़ रहा हूं और वो दूसरे दर्पण के पैरेलल निकल रही है, एक के पैरेलल छोड़ रहा हूं, दूसरे के पैरेलल निकल रही है, तो 60 डिग्री बोल देते आप, ठीक है? चलो, ये हालांकि जो मैंने आपको 2 केस बताए हैं, थोड़ा सा चांस कम है इनके ग्रुप डी जैसे पेपर में आने के, पर जो आ सकता है वो भी हमें पढ़ना होता है। जो आया हुआ है वो तो हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो कई पेपर में आया हुआ है कि मिरर घुमाएंगे 12 पे, रिफ्लेक्टर रे घूमेगी 24 पे, है ना? ये क्वेश्चन तो फेवरेट है टीचर का, नॉर्मल इंसिडेंस वाला कि जी कितना होगा, आई कितना होगा, आर कितना होगा, है ना? ये सारी बातें तो वो हैं जो पेपर में आती हैं, लेकिन जो आ सकती हैं हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। समझ लो, पढ़ने का 2 तरीके होते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर, तो जो बच्चे केवल प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, घटना चक्र खरीद लिए केवल प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, क्या पूरी घटना चक्र रटी पड़ी है तब भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि पेपर में 10 में से अगर 6-7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे आएंगे तो 3-4 अलग भी आते हैं। तो आपको जो आता है वो भी पढ़ना है, जो आ सकता है वो भी पढ़ना है, ठीक है? सर अगर जनरल केस में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनेगा, आई टकराई कि कहीं को भी निकल गई, उसमें क्या है?
चलो अब यहाँ देखेंगे क्या लिखना। जैसे कि आपने सुना होगा ना, एक बड़ी गहरी बात है कि कई बार अगर हमें अपने ऊपर घमंड होने लगता है कि हम तो पता नहीं क्या तुरम खा हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को होने लगे, मोदी जी को होने लग जाए, आपको हो जाए, मुझे हो जाए, ये किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष ले लो, शाहबाज खान का तो हम नहीं ले रहे, खैर उससे तो क्या ही घमंड होगा, है ना, जिसपे कुछ हो से तो घमंड होता है। तो एक बात कही जाती है कि जैसे हम धरती के ऊपर रहते हैं, अर्थ के ऊपर, अर्थ एक प्लेनेट, एक ग्रह है। अब हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य एक तारा है, और इस सूर्य के चारों तरफ भी धरती से भी बड़े बड़े कई ग्रह हैं। तो इस हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के। तो एक सौर मंडल में जिसमें एक सूर्य एक तारा है, उस तारे के चारों तरफ भी बहुत सारे ग्रह हैं, उनमें धरती एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है। ऐसे ऐसे बिलियंस में 300-400 बिलियन तारे, 300-400 अरब तारे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हैं। सूर्य जैसा जैसा तारा है, ऐसे 300-400 अरब तारे हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, और हर एक के चारों तरफ कितने ग्रह चक्कर काट रहे होंगे। अब एक मिल्की वे गैलेक्सी हुई जिसके अंदर 300-400 अरब तारे हैं। मिल्की वे गैलेक्सी जैसी अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, अरबों खरबों, और हर एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं। अब ये बहुत सारी हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनेगा, और ऐसे अरबों खरबों यूनिवर्स हैं। तो नहीं समझो कि हमारी औकात क्या है। तो कई बार ज्यादा घमंड होने लग जाए तो इंसान को इस पर जाना चाहिए। और आप चाहो तो जैसे एक बार एक बंदे ने कहा कि भाई इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतनी मिल्की वे गैलेक्सी है, इतने तारे हैं, ये है वो है, फलाना ठिकाना, और अगर हमने धरती पे 200 गज का 150 गज का प्लॉट खरीद लिया तो इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि इस बात को उल्टे तरीके से भी समझ सकते हो। इस पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, उनमें अरबों खरबों तारे हैं, अरबों खरबों तारे में अरबों खरबों ग्रह हैं। उनमें से धरती कैसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है अभी तक जो हमें पता है। तो उनमें से 200 गज का छोड़ो, अगर आपके पास में एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन है तो आपको घमंड करना चाहिए। इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां अरबों खरबों खरबों हर चीज है, एक ही ग्रह रहने लायक है, उसमें 200 गज का प्लॉट छोड़ो, अगर आपके पास सुई की नोक के बराबर भी जमीन है तो बहुत घमंड वाली बात है। तो वो आपको लेने का तरीका है कि आप किस चीज को कैसे लेते हो। आप ऐसे भी कहते हो इतना बड़ा ब्रह्मांड है यार, इतना 200 गज का जमीन खरीद भी ली तो क्या ही है, इतने तारे, इतनी गैलेक्सी, इतने यूनिवर्स, 200 गज 400 गज 10 बीघा जमीन छोड़ो। मैं कह रहा हूं कि उल्टी तरीके से भी सोच सकते हो। अब आपके ऊपर, आप कैसे समझेंगे। अच्छा, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस प्लेन मिरर में जितनी टफ बातें होनी थी वो हो चुकी हैं। अब जो आगे आपको बताया जाएगा वो सब बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान। यानी जो बताया गया ये समझो कि टफ पार्ट था इस चैप्टर का। ये हमारे पास में एक प्लेन मिरर है, इसके सामने जाके मान लो भाई खड़ा हो गया हमारी क्लास का कोई, ठीक। ठीक है, तो बेटा जो हमारे घर में जो प्लेन मिरर है उसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें आएंगे। अब तो इस प्लेन मिरर की देखो क्या खास बात है जो हमारे घर में लगा हुआ है, इसके सामने खड़े होकर हम ब्रश करते हैं, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि अगर आप इस प्लेन मिरर के सामने, इस समतल दर्पण के सामने जाकर खड़े हो गए, तो अगर आपकी हाइट 6 फीट की है तो प्लेन मिरर जो आपकी इमेज बनाएगा उसकी हाइट भी कितनी होगी, 6 फीट ही होगी। अगर आपकी हाइट h है तो इमेज की हाइट भी होगी h। यानी प्लेन मिरर जो है ये सेम साइज की इमेज बनाता है, कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि यदि 60 डिग्री कोण 2 दर्पण हो, आपतित किरण परावर्तित एक दर्पण के समानांतर किरण निर्गत किरण अपतित के बिंदु पर मिलती है क्या, पता नहीं भाई क्या बोला आपने। यहाँ देखो मेरे पास में, मैंने कहा कि एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, इसकी हाइट h है, h। अगर जो इमेज बनेगी वो भी अच्छी होगी। कभी प्लेन मिरर ऐसा नहीं करेगा कि 6 फीट के व्यक्ति को 4 फीट का दिखाए, 4 फीट वाले को 6 का दिखा दे। हमारे घर में जो प्लेन मिरर है सेम साइज की इमेज बनाता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि फॉर ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण के लिए, फॉर ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। यानी प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की इमेज बनाएगा। हाइट ऑफ इमेज, एच आई का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई। हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, वस्तु की ऊंचाई के बराबर। चलो बाकी सारे सिंपल सिंपल पॉइंट कल की क्लास में करेंगे इसमें, ठीक है। सर मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, फिर भी इस बार टेक्नीशियन एलपी में फेल हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। आप हमारे से पढ़ते तो नहीं होते, 100 के 100% क्वेश्चन आपको मिलते। अब पता नहीं आपने घमंड हो गया होगा आपको ऐसा कि मैं तो ज्ञानी हूँ, एमएससी कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है भारत में एमएससी ज्यादातर यूनिवर्सिटी में कैसी होती है, बच्चा केवल पेपर देने जाता है रात भर मॉडल से रट के, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें एमएससी जितना ज्ञान हो गया है। तो कोई नहीं, दिल छोटा मत करो, अगली बार, अभी तो रेलवे हर साल पेपर ले रहा है तो अगली बार निकल जाएगा, लेकिन इस बार थोड़ा झटका लगा तो सीरियसली पढ़ोगे तो